इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, जो कि थेरापेटिक एक्सरसाइज का फोर्थ चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोबिलिटी को देखेंगे। मोबिलिटी का मतलब होता है टू मूव, यानी कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स और सेगमेंट्स की एबिलिटी कि वो किस हद तक मूव करें और कितनी रोम कवर करें, ये हमारे पास होती है मोबिलिटी। अगर हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करें तो नॉर्मल हमें पता है एल्बो फ्लेक्शन होती है 150, ठीक है, 150 उसकी रोम है। अगर शोल्डर एक्सटेंशन की बात करें तो हमें पता है कि 45 डिग्री उसकी जो नॉर्मल रोम होती है, जो शोल्डर एक्सटेंशन होती है। अगर हम इसी तरह शोल्डर एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन की बात करें तो 180 होती है, ठीक है, और एडक्शन की बात करें तो 180 टू 0 आ जाएगी। तो ये सारी जितनी भी रेंजेस होती है ये नॉर्मल रेंजेस होती हैं और ये डिनोट करती होती है मोबिलिटी को। अब इसको हम इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी है बॉडी की कि उससे मूवमेंट को इनिशिएट कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद उस मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल में हमें पता है कि 4 मसल ग्रुप्स आते हैं, एगोनिस्ट आते हैं, एंटागोनिस्ट आते हैं, फिक्सेटर और स्टेबलाइजर। तो बेसिकली इन चारों मसल ग्रुप्स को यूज करते हुए बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करेगी और उसके बाद उसको सस्टेन करना, ठीक है। तो यानी कि मूवमेंट को इनिशिएट करना, कंट्रोल करना और सस्टेन करना। और ये तीनों चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम अब फंक्शनल या अपनी मोटर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, उस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल मोबिलिटी। उसके बाद हम मोबिलिटी की देखते हैं आगे दो टाइप्स, ठीक है, एक होती है हाइपो मोबिलिटी और एक होती है हाइपर मोबिलिटी। अगर हम इसी की एग्जांपल है एल्बो फ्लेक्शन की, तो 150 हमें पता है नॉर्मल रोम है, ठीक है। तो अगर इससे किसी भी कंडीशन की वजह से ये रोम, ठीक है, या जो रेंज कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हाइपो मोबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह अगर जो है वो रेंज ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहते होते हैं ये हाइपर मोबिलिटी, ठीक है। तो हाइपो मोबिलिटी में बेसिकली हमारे पास क्या होता है के फंक्शनल मोशन कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि बेसिकली रेंज कम हो जाती है। अब मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती होती है कि आपके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर या आपके मसल के अंदर कितनी एक्सटेंसिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब तो अगर किसी भी कंडीशन की वजह से हमारे मसल्स के अंदर या सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाए तो हमारी रेंज कम हो जाएगी और इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर मोबिलिटी। और हाइपर मोबिलिटी में हमारे पास क्या होता है कि रेंज ज़्यादा हो जाती है। और हाइपर मोबिलिटी में हमारे पास मोस्टली जो है वो जॉइंट इनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है, यानी कि जॉइंट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल कब होता है, जब आसपास वाले उसके स्ट्रक्चर या मसल जो है वो जॉइंट को सपोर्ट ना करें और एक जॉइंट पहले ही मोबाइल हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल जॉइंट हो जाता है और ये मोस्टली पेन काज करता होता है और इसकी वजह से हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज भी आ सकती है। हाइपर मोबिलिटी जो हम नेक्स्ट आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। हाइपर मोबिलिटी के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट आता है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो है या इसमें या बेड पेशेंट की भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर एक पेशेंट ने काफी टाइम पीरियड के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पहना हुआ या कोई भी ऐसी जो है वो चीज वेयर की हुई है, ठीक है, जिससे जो है वो उसका बॉडी पार्ट या उसकी बॉडी पूरी बॉडी जो है ना वो इमोबाइल हो गई है, ठीक है, पर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो इसका पर लॉन्ग इमोबिलाइजेशन में भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मसल उसकी भी एट्रोफी भी होना शुरू हो जाती है और मसल और जो सॉफ्ट टिश्यूज उनके अंदर जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से भी क्या होगा कि हमारे जॉइंट की मतलब बेसिकली रेंज कम हो जाएगी और जॉइंट है वो हाइपोमोबिलिटी की कंडीशन में चला जाएगा। दूसरा हमारे पास फैक्टर आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि आप अपनी मतलब अपनी डेली एक्टिविटीज में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिर्फ खा पी रहे हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी क्या होगा, मसल जो है वो समटाइम डिफ्यूज एट्रोफी में चले जाएंगे और इस कंडीशन में भी हमारे पास मसल और सॉफ्ट टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तीसरा आता है हमारे पास पोस्चर मेल अलाइनमेंट, यानी कि अगर आपका पोस्चर बैड है, ठीक है, पोस्चर आपका नॉर्मल पोस्चर से डेविएट कर गया तो इस कंडीशन में भी आपकी हाइपोमोबिलिटी डेवलप हो सकती है। नॉर्मल हमें पता है कि सर्वाइकल जो है वो उसपे लॉर्डोसिस होती है, ठीक है, थोरेसिक में काइफोसिस होती है और लंबर पे भी लॉर्डोटिक कर्व होता है, ठीक है। अब अगर किसी भी कंडीशन की वजह से अब आपका जो है वो सर्वाइकल लॉर्डोसिस ज्यादा हो गया या थोरेसिक काइफोसिस ज्यादा हो गया या लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा हो गया या लंबर फ्लैट हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि आपका पोस्चर नॉर्मल पोस्चर से अब डेविएट कर गया है, ठीक है, और आपके जहाँ पे जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं वो भी इस पोस्चर के हिसाब से अपनी लेंथ चेंज कर लेंगे, या वो लेंथ को ज्यादा कर लेते हैं या वो लेंथ को कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास हाइपोमोबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। चौथा हमारे पास कहा जाता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में जिस तरह के हम डुशेन डिस्ट्रॉफी, ठीक है, डीएमडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि समटाइम मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हाइपोमोबिलिटी जो है वो हो जाती है प्रमोट, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की हम बात करें तो इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर यानी कि जिसमें हमारे पास नर्व पहले इन्वॉल्व होती है और उस नर्व के और वो नर्व जिन मसल को सप्लाई करती है उसके बाद उस मसल की भी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, मतलब बेसिकली वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद उसका पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। न्यूरोमस्कुलर में हमारे पास क्या होता है कि नर्व्स भी इन्वॉल्व होती है और उसका मस्कुलर पोर्शन यानी कि मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है टिश्यू ट्रॉमा, ठीक है, यानी कि कोई भी जो है वो इंजरी हुई है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टिश्यू जो है ट्रॉमाटाइज्ड हो गया, ठीक है, टिश्यू ट्रॉमा हुआ है। और इस टिश्यू ट्रॉमा की वजह से हमारे पास एक तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आई है, ठीक है, और पेन आई है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन भी प्रेजेंट होगी तो हाइपोमोबिलिटी होगी, ठीक है। हाइपोमोबिलिटी इन अ सेंस कि जब पेन भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी, तो पेशेंट अपने उस पार्ट को जो है मूव ही नहीं करेगा, ना वो एक्टिवली खुद मूव करेगा और ना पैसिवली, ना वो फिर थेरेपिस्ट को भी अलाउ नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा कि हाइपोमोबिलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास लास्ट का आ जाता है कंजेंटल एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज, ठीक है। कुछ कंजेंटल काजेज ऐसे होते हैं, ठीक है, कंजेंटल डिजीज ऐसी होती है जिसमें हाइपोमोबिलिटी डेवलप हुई होती है। और कुछ एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, जिस तरह अगर हम ड्यूबिट्रीन कॉन्ट्रैक्चर की बात करें तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं बेसिकली पाम के लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्चर की वजह से भी क्या होता है कि हाइपोमोबिलिटी हो जाती है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमने लेंथनिंग करवानी होती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की या मसल की। या अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करें, ये हमारे पास एक ठीक है नॉर्मल अवेलेबल जॉइंट प्लेट, ठीक है, ये नॉर्मल लेंस है जिसमें हम नॉर्मली जॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको टिश्यू रेजिस्टेंस फील होती है। अब इस टिश्यू रेजिस्ट आपने फोर्स अप्लाई करनी है और इस टिश्यू रेजिस्टेंस के बियॉन्ड जॉइंट को लेके जाना है या मूवमेंट परफॉर्म करवानी है, उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये रिस्ट की फ्लेक्शन है, ठीक है, और ये रिस्ट की एक्सटेंशन है, ठीक है। अब रिस्ट की फ्लेक्शन में नॉर्मल की यहाँ पे मुझे टिश्यू रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रिस्ट फ्लेक्शन है और ये रिस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल रेंज है। अब ये रिस्ट फ्लेक्शन है, इसके बाद जो है यहाँ पे टिश्यूज खुद इस चीज़ को या इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैंने ओवर प्रेशर लगा के स्टेज को थोड़ा सा ज़्यादा किए तो ये हमारे पास होती है स्ट्रेचिंग, ठीक है। और स्ट्रेचिंग की अगर हम इंडिकेशन देखें तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और हमारे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन वो इंक्रीज होती है। अब स्ट्रेचिंग अप्लाई करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिस तरह कि अभी मैंने अप्लाई की थी तो ये हमारे पास है सेल्फ स्ट्रेचिंग, ठीक है, इसको मैनुअल स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपिस्ट भी अप्लाई कर सकता है, वो भी मैनुअल स्ट्रेचिंग की कैटेगरी में फॉल होता है। इसके अलावा मैकेनिकल यानी कि डिवाइसेस की मदद से भी आप जब स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन स्ट्रेचिंग मोड्स को हम नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करेंगे तो